जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर सबको। वालेकुम अस्सलाम जी, आपको भी सुबह बखैर। ये फरमाइए कि ये जो कल का आपने बयानिया, ये बयानिया नया तो नहीं है, इसमें सिर्फ एक लफ्ज़ का ऐड हो गया, मौलाना ने कह दिया जहाद है। तो ये जहाद कोई समझ में आता है आपके? जहाज से माने क्या लिए जाएंगे, क्या कहना चाह रहे हैं वो? और फिर वो जो बार बार बात आती है कि हम अब 21 तारीख को कराची में करेंगे, एक बहुत बड़ी तहरीक चलाएंगे कि इसराइल को तस्लीम करने के ख़िलाफ़। आपकी हुकूमत क्या इसराइल को वाकई तस्लीम करने जा रही है या ये नारा ही है सिर्फ एक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं सुबह सुबह आपने इतनी खौफनाक आवाज़ें सुनवा दी हैं, तो हम शाम में भी नहीं सुनते जो आपने सुबह सुबह पूरी कौम को सुनवा दी हैं। लेकिन मैं आपको इसका जवाब दे देती हूँ। देखिए, जहाँ तक मैं पहले बिलावल पे बात कर दूँ, बिलावल खुद एक सिलेक्टेड और एक कठपुतली हैं जरदारी साहब की। आपने पूरी पीडीएम 20 सितंबर से लेके और 13 दिसंबर तक उसके हालात देखे, कितना इन्होंने शोर डाला। उसके बाद फिर 27 दिसंबर होती है और जरदारी साहब एक स्पीच करते हैं, और आपने देखा कि बिलावल की जितने नारे थे, जितनी स्पीचेस थी, जो जो दावे थे, वो सारे ज़ीरो हो जाते हैं। और उसके बाद जो जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हुई थी, उससे वो यू टर्न लेते हैं और उसके बाद वो ज़िमनी इंतखाब की तैयारी शुरू कर देते हैं, सेनेट के इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देते हैं। और वो इस्तीफ़े जो हमें सुनाई दे रहे थे कि पहले चेयरमैन को जाएंगे, चेयरमैन से मौलाना के पास जाएंगे, मौलाना से अचार के मर्तबान में जाएंगे, वो आपने देख लिए कि वो हवा में उड़ा दिए गए। मौलाना साहब भी जो जो बयानात देते रहे, जी 13 दिसंबर को आर होगा या पार, वो मरियम फरमाती थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी नहीं आने वाली। 31 दिसंबर भी हुआ, 1 जनवरी भी आई और इंशाल्लाह 2023 भी होगा। इनके यही नारे दावे हैं, और मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा फजलुर रहमान साहब को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब शो कर देनी चाहिए। माशाल्लाह काफ़ी उम्र हो गई है उनकी। इस मज़हब के कार्ड को लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का, एक मिनट दीजिएगा, ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। ख़ुद को पहले कह दिया जी मैं सादिक हूँ, मैं अमीन हूँ, मैं स्टेट हूँ, मेरे बगैर स्टेट नहीं चल सकती। फिर उसके बाद अब फरमा रहे हैं कि जो हम अपनी करप्शन बचाओ मुहिम पे निकलें, और पूरी आवाम को कह रहे हैं कि करप्शन बचाने के लिए, हमारी करप्शन बचाने के लिए आप बाहर तशरीफ़ ले आएँ। उसको ये जिहाद का नाम कह रहे हैं। मैं तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन ही कह सकती हूँ कि खुदा का नाम माने। इस कौम को आपने वैसे मॉरली तो बेड़ा गर्क कर दिया कि खाता है तो लगाता भी है वाली बात हो गई। अब आप उनका मज़हब का भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंफ्यूज करने जा रहे हैं। कौल, ये बताइएगा कि 126 दिनों का धरना इस्लामाबाद में जिस तरह आप लोगों ने दिया था, तो कल मौलाना साहब, मेरे ख्याल में आपका जो तजुर्बा था वो तो नाकाम साबित हुआ था। मौलाना साहब ने इस्लामाबाद के बजाय पिंडी का रुख करने का जो है वो ऑर्डर जारी किया, हुक्म जारी किया है। इसके साथ साथ एक और जारी किया, एक और चीज कि हम फैसला करेंगे कि हमने उधर जाना है या उधर जाना है। उसमें तो नून और पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम इस बयानी के साथ हमें नहीं पता है, लेकिन मौलाना साहब ने कहा है कि मैं पिंडी की तरफ जाऊंगा। तो कैसे देखती हैं आप? देखिए जी, मौलाना साहब ने तो बड़ा कुछ कहा था, मैं ये भी कर दूंगा, वो कर दूंगा। आपने मर्दान का जलसा देखा, उसमें बिलावल ने पॉलिटिकल और सोशल डिस्टेंसिंग की थी। उसके बाद मौलाना साहब 27 दिसंबर वाले में नहीं गए थे। कल मरियम साहिबा ने ये लुक बिजी डू नथिंग वाला काम किया कि अपनी पार्टी को बुला के, जो हमें इस्तीफे मुंह पे मार रही थी, वो कल अपनी पार्टी बुला के, तो पहले तो ये जो 11 जमातों का मलगूबा है, इसका इत्तेहाद पाश पाश हो चुका है, ख़त्म है। लोग इसको फ्लॉप समझ रहे हैं क्योंकि ये झूठ बोलते हैं लोगों के सामने। दूसरी बात ये, मौलाना साहब पिंडी जाएंगे या मौलाना साहब इस्लामाबाद आएंगे, पहले भी आए थे। हमारा तो 126 दिन का जो जलसा था या धरना हमने दिया था, मैं उसका हिस्सा थी, वो किसी इशू पे था। हमने 1 साल तक पाकिस्तान की अदालतें, तमाम फोरम्स को कहा था कि ये रिग्ड इलेक्शन है, आप कम से कम इलेक्शन खोल दें और इलेक्शन की रिफॉर्म्स की तरफ आ जाएं। यही वो जमातें जो इलेक्शन रिफॉर्म्स करना नहीं चाहती। अब आप मुझे ये बताइए कि मौलाना साहब तो पिछले साल भी अक्टूबर में आए और उसके बाद अपने बेचारे जो गरीब लोग हैं उनको यही कह के लाए थे कि पाकिस्तान में किसी गैर मुस्लिम की हुकूमत चल रही है, पाकिस्तान में इजराइल का एजेंडा चल रहा है। वो बेचारे मासूम लोग जो इनके पास पढ़ने आते हैं, जिनको ये मदरसों में दीन की तालीम के नाम पे बुलाते हैं। बिल्कुल, मौलाना साहब के एक दफा कहने पर, एक दफा मौलाना साहब लब्बैक कहते हैं और उनकी सारी टीम उनके पास पहुंच जाती है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स में बहुत बड़ी तादाद खवातीन की भी थी। आप भी खान की टीम का हिस्सा हैं और खवातीन के लिए सियासत में आना, फिर फ्रंट लीड में रहना, मतलब फ्रंट वॉरियर होके फाइट करना, आपके अगर मिजाज की भी बात की जाए तो थोड़ा सा गुस्से वाला आपका मिजाज है, आप उसको कैसे डील करती हैं? बाकी और भी खवातीन मौजूद हैं उनके साथ, या किसी को जवाब देने में?
देखिए, मैं 1 मिनट पहले बात खत्म कर लूँ। जो बयान में दे रही थी वो हाफिज हुसैन अहमद साहब की, इनसे और मौलाना शिरानी की कॉन्फ्लिक्ट की वजह ये है। जहाँ तक आपने खवातीन और मेरे गुस्से की बात की, नहीं, आप जैसी खवातीन तो रोल मॉडल है, जिन्होंने आप जैसी खवातीन रोल मॉडल है। जहाँ कंवल साहबा ये कह रही है कि आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन वैसे नॉर्मली कंवल साहब का मैं पार्लियामेंट में जब भी मुलाकात मेरा ख्याल है ये इनसे किसी वक्त अलहदा से जब बैठेंगे फिर पूछेंगे गुस्से। कंवल, आप ये बताइए कि ये जो एक उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के सामने हम बैठेंगे और जो फॉरेन फंडिंग है उस बारे में हम उनसे जानना चाहेंगे आखिर क्यों उसका फैसला नहीं हो रहा। क्या तहरीक इंसाफ खौफजदा है इस मामले में फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से? जी जी, बहुत डर लग रहा है हमें, इतना खौफजदा हम हैं। जैसे 13 दिसंबर के जलसे से हम डरे हुए थे, हमें तो रात को नींद नहीं आ रही, हम छुपते फिर रहे हैं। इतना डर हमें लगा हुआ है कि बस मरियम बोलती है तो हमारे दिल ही कांप जाते हैं। इससे ज़्यादा फ़नी कोई चीज़ हो नहीं सकती है। आप इनकी बातें सुनते जाए और इनके झूठ सुने। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ, देखिए, फॉरेन फंडिंग एक प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है। हमारी एक एक चीज़ ट्रांसपेरेंट, और पाकिस्तान के टॉप 10 ऑडिटर्स में से एक ऑडिटर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम फंड्स की ऑडिटिंग करते हैं। 40,000 हमारे जो मुख्तलिफ लोग जो $10, $15, $20, जैसे पूरी दुनिया की डेमोक्रेसीज में होता है कि आप फंड रेजिंग करते हैं, ओबामा ने की थी अपने इलेक्शन के लिए। हमारा तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। इनसे सवाल करें तो ना मौलाना कहते हैं मुझसे अगर नैब सवाल करेगी मैं नैब पे धावा बोल दूंगा, क्योंकि मैं तो आइन और कानून से ऊपर हूं, जिसकी बालादस्ती की मैं बकौल उनके मैं एक यहाँ पर जो ये रन कर रहा हूँ पूरी मूवमेंट। बिलावल साहब से पूछा गया और इनके जरदारी साहब से पूछा गया कि आपने अपनी पार्टी प्राइवेट रजिस्टर कराई हुई है और अमेरिका में कोई सीगल है जिसके साथ आप शराकतदार है, आपके जो फंड्स आते हैं उसका क्या सोर्स है? ज़ीरो, एक पेपर नहीं दे सके। वो दूसरों से, मुस्लिम लीग नून से पूछा, उसमें पता चला शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ खुद ही अपनी पार्टी में 10 करोड़ रुपया डालते हैं और 3 दिन बाद उसमें से 6 करोड़ निकाल लेते। ये अपनी पार्टीज को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज करते रहे। इन्होंने प्राइवेट कंपनीज किया हुआ है। हमारा ट्रांसपेरेंट है, आ जाए बैठ जाए। और इलेक्शन कमीशन में जब आ ही रहे हैं तो ये जो धांधली का शोर मचाते हैं उसके साथ साथ सबूत भी लगे हाथों लेते हैं। कमल, ये भी बता दें कि आपने कहा कि आप लोग जब मरियम नवाज को सुनते हैं तो दिल डर जाता है, लेकिन एक बड़ी तादाद उनके फॉलोअर्स की भी है, जब वो उनको सुनते हैं तो वो अपने दिल थाम के बैठ के सुनते हैं। देखिए, इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर हैं और डेमोक्रेटिक लीडर हैं जिन्होंने इस मुल्क की यूथ को, इस मुल्क की खवातीन को और इस मुल्क के बहुत सारे लोगों को बताया असल में कि जमहूरियत क्या है। ये तो मौरूसियत की पैदावार है, ना इनको पता है कि जमहूरियत होती क्या है, ना डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पता है। तो अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको जगाना बाकी है। ये स्ट्रगल हमारी चल रही है। और आप जो मुझसे पूछ रही थी, मेरे एग्रेसिव होने की रीज़न ही यही है कि जिस मुल्क में मौरूसियत ने को जमहूरियत के लिफाफे में चढ़ा के लोगों को लूटा गया, अपने तो इनकी जायदादें वो सरे महल और दुनिया जहान में, आपने कल ब्रॉडशीट की आपने देखी होगी, सनसनीखेज इंकशाफात है कि अरबों खरबों रुपया, 100 अरब डॉलर, हम 7 अरब डॉलर के लिए IMF में गए, पूरा पाकिस्तान नाक रगड़ है। और इन्होंने हमें इतना लूटा इस मुल्क को। बता दें 70-72 सालों में या चलो 35 सालों में आपका निज़ाम क्यों ठीक नहीं हो सका? कोई एक इदारा बता दें जो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त ऊपर पहुंचा दिया हो। ज़ुबानी जमा खर्च तो ये बहुत करते हैं, इसलिए हमारे जैसे लोग जो आए इस वजह से, अपने बच्चों का टाइम छोड़ के, अपने घर का टाइम छोड़ के, जो अगर हम सारा दिन आपके साथ बैठते हैं तो लोगों को शऊर और आगाही देने के लिए, सच बताने के लिए, तो होंगे ज़रूर इनके सपोर्टर होंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि लोगों को देखना चाहिए कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। आप ओबामा की अभी आप देख लें, डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल लें, एक दफ़ा उसने इंस्टिगेशन की है, आप वो बैठा हुआ सिटिंग प्रेसिडेंट है, उसको उन्होंने सत्यानाश उसका कर दिया, सारी दुनिया उस पर थू कर रही है, उसका ट्विटर अकाउंट उन्होंने बंद कर दिया। मैं समझती हूँ हमारे ही चंद सहाफ़ी हैं, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए डोनाल्ड ट्रंप का भी केस लड़ना चाहिए। कमल ये बताइए, कोर्ट में ले कमल ये बताइए, उसका भी बेचारे का भला हो जाए। जी कमल ये बताइए कि ये जो इतनी शिद्दत आ गई है दोनों तरफ से, उनकी तरफ से भी बहुत शिद्दत आ गई है, बल्कि नफरत का एक तरह से इजहार जो होना शुरू हो गया, इसका अंजाम क्या होगा? ये बहुत खौफनाक नहीं लगता आपको कि दोनों तरफ की शिद्दत बहुत ज़्यादा है? देखिए, मुझे खौफनाक बिल्कुल उस वक्त लगता अगर हम एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक अपोजिशन का मुकाबला कर रहे होते। मुझे बिल्कुल ये नॉर्मल इसलिए नहीं लगता और मुझे बड़ा आइडियल लगता है क्योंकि जिस जिहाद के नाम पे ये गरीब आवाम को और जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये वही जिहाद है जो एक्चुअली हम लड़ रहे हैं सारा दिन
कि अगर आपने मुल्क के चोर करप्ट टोला खड़ा होकर चीखे मारना शुरू कर दे, आप मुझे बता दें हम उनको कैसे एक्सेप्ट करें। मुझे आप अमेरिका, दुनिया के किसी एक मुल्क की मिसाल बता दें जहां किसी ने करप्शन बचाने की मूवमेंट चलाई और लोग निकले हों। वहां अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर पे चंद आने भी करप्शन के आ जाए ना, तो दुनिया उसको इस तरह धुतकारती है कि वो जहाँ के लोग खुदकुशियां कर लेते हैं, लोग उनको डिसोन करते हैं। ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहां पर ये करप्शन करके और फिर आंखों में धूल झोंकते हैं लोगों के, मेरा और आपका पैसा खाए। और मैं एक चीज समझती हूँ कि शायद हमारी अरबों खरबों एक जुबानी लफाजी है, लेकिन हकीकतन मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ एक दफा सोच लें कि $100 बिलियन अगर आप किसी एक कमरे में इकट्ठा करने की कोशिश करें ना, तो पहाड़ बन जाएं। जितना मेरे मुल्क के बच्चों के मुंह से इन्होंने निवाले छीने हैं। आप बता दें, कल बिलावल जो इतना जोर जोर से चीख रहे थे, जिसको सुनना एक अजाब है, आप मुझे सिंध में बता दें, ये पैदा भी नहीं हुआ था जब इसके नाना जान वहां पे रोटी कपड़ा मकान के नारे लगाते थे। एक जगह बता दें, वहीं बता दें जहां इन्होंने अपने नाना और वालदा का मजाक बनाया हुआ है और उसके नाम पे ये थैंक यू कमल, बहुत मेहरबानी आपके टाइम के लिए।